आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। था एक्चुअली कि हमारे जो नागले सर हैं, एडवोकेट नागले, ये बहुत अच्छे जमीनी कार्यकर्ता हैं और फुले अम्बेडकर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी स्थिति में चूंकि ये कानून से जुड़े हुए पहलुओं पर हमेशा कार्य करते आए हैं, काफी सालों से ये वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों को नहीं पता, हमारे लोगों को नहीं पता, बहुत से अनुच्छेद है जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हमारे देश में बहुतायत में हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं, जिनको अपने जो अधिकार है उनकी कोई जानकारी नहीं है और उनका शोषण बहुत ज्यादा होता है, जो जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ऐसे समय में उनकी कई बार जमीन हड़प ली जाती है, उनको पता नहीं होता है और उनका जो शोषण होता है। तो हमारे संविधान में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरह के अनुच्छेद हैं और क्या क्या उनको अधिकार दिए गए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो काफी लंबे अरसे से विशेष तौर पर नदी नालों के किनारे में निवासरत रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के उन्हें अवसर नहीं मिले, लेकिन वे जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करते आए और उनकी संस्कृति अलग है, उनकी रहन सहन अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है और वे भोले भाले होते हैं आज और अंधविश्वास से काफी हद तक वो दूर होते हैं क्योंकि प्रकृति के वो पूजक हुआ करते हैं। ये तो बाद में ऐसी स्थिति आई कि वो कुछ अंधविश्वास की व्यवस्था में फंस गए, लेकिन जब हमारे देश के संविधान की निर्मित हुई उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा और संविधान में जो उनके लिए व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 244 के तहत जो उसको ध्यान में रखते हुए 5वीं अनुसूची विशेष तौर पर उनके लिए जो संविधान में व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जो अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य वाला जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू होगी और ये राष्ट्रपति को इसका अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करवाए, कुछ क्षेत्र को बढ़वाए और जहां ऐसे क्षेत्र का चयन हो जाता है कि जहां अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र में चाहे वहां की खनिज संपदा हो, चाहे वहां के वनोपज हो, वहां के सारी की सारी व्यवस्था अनुसूचित जनजाति के लोग ही उसको संचालित करेंगे। ऐसी व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी गई है और जो विधानसभा में है उनके एक मंत्रणा परिषद होगी, ऐसी संविधान में 5वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था दी गई है कि अधिकतम विधानसभा में उनके 20 सदस्य होंगे या 3/4 सदस्य होंगे जो उन अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उनकी सलाह के बगैर कोई भी कार्य न तो हमारी राज्य सरकार करेगी और ना ही केंद्र सरकार करेगी। उनके सारे के सारे हक और अधिकार को संरक्षित करने की मकसद से ये व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी गई है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज हमारा देश में जो संविधान लागू हुए करीब 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को वो इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आज भी उनकी जमीनें हड़पी जा रही है, आज भी उनके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लेकिन जो उस क्षेत्र में जो इन्होंने जंगलों को बचाया है, जमीनों को बचाया है, संस्कृति को बचाया है, प्रकृति को बचाया है, उसका बहुत बड़ा योगदान अनुसूचित जनजाति के लोगों को है। इस देश के नागरिक है, संविधान ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की है, लेकिन आज भी उन्हें इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसी व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। बाकी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ जो उनका जो रिजर्वेशन है नौकरियों में, विधानसभाओं में, सभी जगह उनको
शिक्षा के क्षेत्र में ये तो है ही, लेकिन विशेष उपबंध इस वर्ग के लिए 5वीं अनुसूची में है, जिसमें इनकी मंत्रणा परिषद होगी। उनका यानी एक प्रकार से उनका जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर सारी जो संसाधन है उस पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का ही जो है उनका योगदान होगा, और उन्हीं की दुकानें होगी, उन्हीं का बाजार होगा, उन्हीं के न्याय व्यवस्था तक होगी। ये सारी 5वीं अनुसूची में विस्तृत जो है उसका विवरण दिया गया है। इस बस उसको व्यवस्था को लागू करने मात्र की देर है, लेकिन संविधान में बराबर उसका ख्याल रखा गया है, उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। सर अब वकील साहब आपने जानकारी दी। वकील साहब मेरे सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से वकील साहब ने आदिवासी भाइयों बहनों के लिए जो जानकारी दी, तो मुझे आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हमारे आदिवासी भाई बहन जब तक ये बात जानेंगे नहीं कि संविधान में कौन से प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी सरकारें आ रही हैं वो उनके जो भी हक अधिकार हैं या जो 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची है उसको ईमानदारी से लागू नहीं करेगी। जब तक हमारे आदिवासी भाई बहन या इस देश के कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेगा, तब तक उनके जो अधिकार है उसका हनन ऐसा ही होते रहेगा शायद। वकील साहब सही कह रहा हूँ? सही है जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वकील साहब मैं अब आपसे क्वेश्चन और करना चाहूंगा। काफी लोग ये कहते हैं कि संविधान में तो SC ST के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है? इस प्रकार की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वे भी संविधान विरोधी बातें करते हैं, संविधान विरोधी कोई न कोई अपने कार्य करते हैं। तो हमारे OBC भाइयों और बहनों के लिए संविधान में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे उन्हें जानकारी होना चाहिए? अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए तो जो व्यवस्था संविधान में है, और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को काफी हद तक इसकी जानकारी है। साथ ही जो OBC है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अर्थात जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ चुके हैं, ये वो वर्ग है। इसलिए इसको OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 340 के में। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त जो लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ चुके हैं, ऐसे वर्गों के सर्वे के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, और वो आयोग उसका सर्वे करेगा, और सर्वे करने के पश्चात उनको सूचीबद्ध करेगा, उसकी सूची तैयार करेगा, और उसको उन वर्गों को इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, उसकी सिफारिश जो है केंद्र की सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और केंद्र सरकार जो है इसको लागू करेगी। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके समय में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भारत देश के प्रथम कानून मंत्री थे, और उन्होंने जो है इस पर बल दिया था, जो उन्होंने व्यवस्था की थी संविधान में। क्योंकि ये व्यवस्था संविधान में बाद में इसलिए उन्हें करनी पड़ी कि 1932 में जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सूचियां तैयार की गई थी, जब साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन के सहयोग से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सूचियां तैयार की थी, उस समय OBC के वर्ग के लोगों के लिए भी सूची तैयार हुई थी, लेकिन उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हुआ था, और OBC के भाइयों ने जो है उस सूची में से अपने नाम दर्ज करने से इनकार कर दिया था। तो केवल 2 सूचियां रह गई थी। जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सूची है वो 1932 की है। तो जो काम छूट गया था वो संविधान बनाते समय, हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उस काम को बखूबी निभाया। अनुच्छेद 340 में उसकी व्यवस्था की। तो उस व्यवस्था के तहत जो है पहला आयोग गठित हुआ था, काका कालेलकर आयोग, और काका कालेलकर आयोग ने उसका सर्वे किया, उनकी संख्या आई, और OBC के भाइयों की, जैसा कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों की जो संख्या है उस समय 15%, हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाइयों की 7.5%, और OBC के भाइयों की संख्या 52% उस समय आ चुकी थी। तो काका कालेलकर आयोग ने उसका सर्वे किया, और
उनको जो है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में जो उनके आरक्षण की व्यवस्था, सिफारिश जो है उन्होंने की थी, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर उस पर बल दे रहे थे, लेकिन 1956 को हमारे बीच से अलविदा हो गए, उनका परिनिर्वाण हो गया। लेकिन तो उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार जब हमारे देश में जनसंघ की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने थे, उस समय कुछ ओबीसी के भाइयों को कुछ उसकी याद आई कि काका कालेलकर आयोग है, उसको लागू कराना चाहिए। तो कुछ मांग उठी, तो जब उन्होंने मांग उठाई तो उस समय फिर जो तत्कालीन जो सरकार थी हमारी केंद्र की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, इसके लिए नया सर्वे कराना पड़ेगा। तो उसके पश्चात जो है उन्होंने नया जो आयोग गठित किया, जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग ने भी सर्वे किया, उन्होंने भी वही सिफारिश की कि इन लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए जो व्यवस्था है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शासन की ओर से सहायता, स्टाइपेंड की व्यवस्था, उसी प्रकार से जो है ओबीसी के बच्चों को भी उन सुविधा की भी उसमें सिफारिश की गई थी। नौकरियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनके लिए आगे बढ़ने के लिए जो है मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन 10 वर्षों तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 1990 के समथिंग जब बीपी सिंह के नेतृत्व में जो है केंद्र की सरकार बनी, उस समय फिर कुछ मांग उठी। कांशीराम साहब का भी आंदोलन उस समय चल चुका था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो उस समय कुछ ओबीसी के नेताओं ने जो है उस बात को उठाया। तो उस समय जो बीपी सिंह की सरकार ने जो है 27% का रिजर्वेशन की घोषणा की थी। लेकिन चूंकि संविधान में ओबीसी के भाइयों के लिए, ओबीसी के नागरिकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनको जीवन के हर आगे बढ़ने की व्यवस्था की गई है। लेकिन चूंकि वो 52% है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको 27% की घोषणा की और हमारे मध्य प्रदेश में तो 14% की जो उसको रिजर्वेशन दिया गया। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई। साथ ही चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में भी इस संवैधानिक जो व्यवस्था है अनुच्छेद 340 के तहत जो है यहाँ पर भी एक आयोग गठित हुआ था, जिसे हम महाजन आयोग के नाम से जानते हैं। जो रामजी महाजन जो मंत्री हुआ करते थे उस समय की सरकार में, तो महाजन आयोग ने भी ओबीसी का सर्वे किया था और उनके लिए जो भी ये सिफारिश की थी सरकार से। तो इस प्रकार से जो संविधान में ओबीसी के भाइयों के लिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। उन संविधान में उनको आगे बढ़ने के अवसर हैं। लेकिन जो आज ओबीसी को उसका लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा कि कुछ निहित स्वार्थों के तहत जो हमारी जो सत्ता पर पहुंचे हुए लोग हैं, सरकारें हैं, उनको उनकी नियति में खोट होने की वजह से उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। और उन पर जो क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि जहां ओबीसी की बात है, जैसे हम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर कोई उनके संविधान में व्यवस्था है तो उसको लाभ प्राप्त करने के लिए हमको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो जिसका जाति प्रमाण पत्र होगा वही उसका लाभ प्राप्त करेगा। तो ओबीसी के भाइयों को भी जो उनके हितों के संरक्षण के लिए जो व्यवस्था संविधान में है उसका लाभ प्राप्त करने के लिए उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। लेकिन वो जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो लागू कर दी गई है, जिसमें आय की सीमा उसमें निहित कर दी गई है, तो उससे न तो उनका जाति प्रमाण पत्र बन पाता है और ना ही जो उनको जो संवैधानिक जो लाभ है वो उन्हें प्राप्त हो पाते हैं। इसकी वजह से जो है उन्हें आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। लेकिन संविधान में ही उनके लिए व्यवस्था है, ये संविधान उनके लिए बहुत ही हितकारी है। तो हमारे ओबीसी के भाइयों को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए, संविधान में ही उनके हक और अधिकार सुनिश्चित है और संविधान उनके लिए संरक्षण प्रदान करता है। ये व्यवस्था संविधान में दी गई है। सर मिलिंद सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मिलिंद सर, आप कुछ जी सुरेश सर,
मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे जो एडवोकेट नागले सर हैं, ये बहुत ही अच्छे जमीनी कार्यकर्ता हैं और संविधान की बड़ी गहराई से इनको जानकारी है और ये काम भी कर रहे हैं और लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से संविधान जागरूकता अभियान ये चलाया जाता है और गांव-गांव में जाकर के और लोगों को जागृत करने का ये प्रयास हमारे आदरणीय वकील साहब करते हैं, नागले साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ नागले सर की हमारी जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान की जड़ें ये बौद्ध धम्म में छिपी हुई है, तो ये कहाँ तक सही है और क्या इसके पीछे तथ्य हैं? कृपया हमारी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। तो ये बात तो मिलिंद सर, ये बात तो आप ही कहते हैं। हाँ, मैं भी बताता हूँ, पर मेरी जो बातें हैं वो पूरी पुख्ता हो जाए, सबूत मिल जाए मुझे कुछ वकील साहब के माध्यम से, यही मैं चाह रहा था। जी 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 सर, जो आपका प्रश्न है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, जिसे हम बुद्ध धम्म और संघ, जो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में जो उनका दर्शन है, जो उनका मार्ग है, इसी आधार पर जो हमारे देश का संविधान निर्मित हुआ है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।